जैसे कि हर वक्त डॉक्टर पार्थिव मेहता यहाँ पे आते हैं, हम उनके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आज भी हम डॉक्टर पार्थिव मेहता के साथ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। डॉक्टर पार्थिव मेहता, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि अभी सारे अस्पताल पैक है, बेड मिलने में बहुत तकलीफ होती है, तो उस समय पे घर पे ही हम कैसे इस परिस्थिति का सामना करें? सबसे पहले तो मेरे बाकी कोई जो रोग है उसकी दवाइयाँ मैं चालू रखूँगा, उल्टा रह के सोऊंगा, गर्म पानी से भाप लेता रहूँगा, गहरी सांस लेने की, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, योग प्राणायाम जो कहे वो करते रहेंगे। हमारे लिए जो कोई भी दवाइयाँ हमारे जो ट्रेन डॉक्टर साहब हैं या तो हमारी कॉरपोरेशन की या तो सरकारी टीम जो देती है उसको पूरे श्रद्धा के साथ, बिल्कुल संशय के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ कि ये दवाई मेरे शरीर में जाएगी, रोग को कंट्रोल करेगी और मुझे अच्छा करेगी। और मुझे जो कोई भी ध्यान रखना है, हम जो बता रहे हैं 6 मिनट वॉक, वो सब करते रहेंगे तो डेफिनेटली विल बी एट एन एडवांटेज। डबल मास्क कब पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए? और अभी घर पे भी जो गाइडलाइन आई है उसमें मास्क पहनने की बात करी तो वो थोड़ा तकलीफ जनक है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो अगर किसी को भी खांसी है, छींके आ रही है, किसी को भी बुखार है, तो उसको खुद का मास्क नहीं उतारना है, चाहे वो घर में है, घर के बाहर है, क्योंकि संक्रमण की क्षमता बिना मास्क के मिले हुए लोगों में ज़्यादा है, मास्क पहने में कम है। पहली बात। डबल मास्क की बात आ रही है तो अगर आप कोई भी ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे हैं, आप कोई भी क्लोज स्पेस में जा रहे हैं जहाँ की मरीज होने की संभावना ज़्यादा है, आप बस में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो आपको खुद का एक अंदर का पहना हुआ मास्क और बाहर का जो मास्क है, बाहर वाला मास्क जो कि रीयूजेबल हो सकता है या तो आप उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बात, अगर आप मेडिकल मास्क पहन रहे हैं जिसको N95 कहते हैं, तो उनको डबल मास्क की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो क्या रामबाण इलाज है और उसका प्रयोग कब करना चाहिए? रेमडेसिविर के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस बन चुकी हैं। जो जिसी को भी ऐसी कोई समस्या है जिसमें सैचुरेशन 90 तक जा रहा है या तो उससे नीचे जा रहा है, धड़कनें बहुत तेज़ हैं, बुखार बहुत ज़्यादा है, हांफनी चल रही है, सांस बढ़ रहा है, माने कि वायरस का रिप्लिकेशन चालू है, 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16, रेमडेसिविर जो वायरस रिप्लिकेशन को कंट्रोल करने में कुछ हद तक वो सक्सेसफुल होता है। वो रामबाण इलाज नहीं है, जिनको दिया सबको सक्सेस नहीं होता है, काफ़ी सारे उसके लिमिटेशन, हर एक दवा के, हर एक विज्ञान के लिमिटेशन होते हैं, वैसे रेमडेसिविर का भी है। स्टीम आप लेने की एडवाइस करते हो, स्टीम कैसे ले? और एक किसी ने कहा था कि स्टीम लेने से जो हमारी जो श्वसन तंत्र की जो पाइप है, वो श्वास नली जिसको बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती है, क्या ये बात सही है? ये बात तभी सही है जबकि स्टीम बहुत ही एकदम हॉट टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री वाली स्टीम होती है या तो कोई केमिकल वाली स्टीम होती है। हम जो भाप लेते हैं वो सादे पतीले से या तो स्टीमर से लेते हैं, नाक से लेके अंदर जाएगी और बाहर निकालने टाइम आप मुंह से निकालेंगे तो जलन मुंह में नहीं होगी, क्योंकि जब भी गर्म भाप अंदर आती है तो मुंह में जो है उस चमड़ी, पतली सी चमड़ी जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, उसको नुकसान कर सकती है। पहली बात। स्टीम लेने से फेफड़े के अंदर के भाग तक, छोटी नलियाँ तक जो स्टिकी या तो एकदम चिपकाऊ सा अंदर का जो सलाइवा जैसी अपनी जो अंदर फेफड़ों में जो सलाइन वो स्टिकीनेस बढ़ जाती है, उसको हम पिघाल सकते हैं, जिससे हवा अंदर तक जाएगी, फेफड़ा साफ रहेगा। खाने पीने में कौन सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कोविड टाइम में? तेल, तला, तीखा, मिर्च, मसाला, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जैसी चीज़ें नहीं लेनी है। अगर मुझे कोविड हुआ है या अगर मुझे इन्फेक्शन है तो मुझे वेजिटेबल सब्जियाँ लेनी है, लेकिन पकी हुई है। बिल्कुल। हम कच्चा कुछ भी खाएंगे तो बैक्टीरिया आ सकता है, दूसरी चेप भी हो सकती है। तो रेमडेसिविर और जो टोसिलिजुमेब इंजेक्शन की बात की तो वो तो इमरजेंसी दवा है, लेकिन जो जीवन बचाने वाली संजीवनी कौन है आपके हिसाब से इस कोविड टाइम में? खुद का सोच और खुद का विश्वास कि मुझे जो दवा है, मुझे जो कुछ भी दिया जा रहा है वो मुझे बाहर निकालेगा। बाकी सब जो है सबके लिमिटेशन है। अगर हम खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, आप ही अभी हमने जो टाइटल बनाया है, हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि मैं यहाँ से चल के बाहर जा पाऊंगा, तो नहीं होने वाला है। राम राम करोगे तो राम मिलता है, मरा मरा करेंगे तो उल्टा होता है। दवाई जो भी ले विश्वास के साथ लीजिए। बाकी आपको जो दवाई दी जा रही है आपकी कैटेगरी के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक ही दी जा रही है, तो उसको आप उल्लंघन करने या तो उसको उल्लेखने की कोशिश मत न करें। ऑक्सीजन सिलेंडर में रेगुलेटर नहीं मिल रहे, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमारी श्वसन नलियाँ खुली रहे, उसके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, नेबुलाइजर्स भी अवेलेबल है, जिसमें दवाई डालेंगे श्वसन नली खुल सकती है, जिससे कि आप अगर हवा अंदर लेते हैं तो मैं और आप जो रूटीन हवा लेते हैं, अगर मेरी श्वसन नली खुल गई तो हम ज़्यादा हवा ले पाएंगे। भगवान ने 2 लीटर प्रति 10 लीटर में हवा में दिया ही है ऑक्सीजन। अगर 10 के बजाय 15, 15 के बजाय 20 ले लिया तो मुझे ज़रूरी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है और मैं एकदम व्यथित हो जाता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं एकदम बावरा हो जाता हूँ, तो मेरी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है।
मुझे एकदम काम रहना है, एकदम शांत रहना है और विश्वास रखना है कि मेरे लिए अगर ऊपर वाले ने अगर मेरा जीवन बनाए रखा है तो जरूर से मदद आ जाएगी और उस मदद से मैं जी पाऊंगा। कौन से मरीज को सीधे ऑक्सीजन की जरूरत है या हाई फ्लो की जरूरत है, बाईपेप की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है? जिनकी खुद की श्वसन क्षमता कम है, जिसको मोटापा ज़्यादा है, जिनका शरीर बहुत क्रुश का है, जिनके फेफड़े पहले से बिगड़े हुए हैं, जो कि खुद का ज़्यादा सांस लेके अंदर निकाल बाहर नहीं कर सकते, उनको बाहर से जो प्रेशर सपोर्ट माने कि कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता है उसको धक्का देते हैं, वो बाईपेप या तो प्रेशर सपोर्ट है। अगर मैं इतना क्रुशकाय हो गया हूँ कि मैं खुद चल भी नहीं पाता हूँ तो अगर मुझे व्हीलचेयर में ले जा रहे हैं, ऐसा ही काम वेंटिलेटर करता है, माने मेरी श्वसन क्षमता इतनी कम है कि मैं खुद सांस नहीं ले पाया तो मशीन से बाहर से हवा दी जाएगी, हवा बाहर निकली जाएगी। ये सब सपोर्टिव डिवाइसेस हैं। अगर मेरे शरीर में पूरा कस है, सत्व है, जीने की क्षमता है और दवाई का उपयोग करते अगर मैं लड़ पाऊंगा तो ये सब मशीन हट जाएंगे, निकल जाएंगे। वंस ऑन वेंटिलेटर नॉट सर्वाइविंग, ये गलत फहमी से निकलना जरूरी है। बिल्कुल। 108 एम्बुलेंस सेवा के अलावा कौन सी सेवाएं अवेलेबल है? काफ़ी सारी सेवाएं हैं। अब तो हर नुक्कड़ पे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड सारवार का एक मौका दिया गया है। आपको आपके खुद के लिए अगर मुझे कोविड हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, कंटीजेंसी लिस्ट। हम उसमें ध्यान नहीं रखते, तब हम T20 की मैच देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं और जब कभी ये धमाका होता है तब हम भागा दौड़ी शुरू करते हैं। हमें पहले से तैयार रहना जरूरी है। ये वॉर फ्रंट जैसी सिचुएशन हो सकती है। ऑक्सीमीटर का उपयोग कैसे करें, और दूसरी बात, अगर घर पे ही होम केयर की व्यवस्था का उपयोग करना हो तो किस तरह से करेंगे? ऑक्सीमीटर माने हमारी जो नाखून तक जो खून आता है वहां पे आने वाले खून के अंदर आने वाले रक्त कण के अंदर कितने परसेंटेज रक्त कण में अंदर ऑक्सीजन है वो नापने का एक डिवाइस है। वो धड़कन और ऑक्सीजन को नापता है। सबसे पहले तो मुझे एकदम स्टेबल सिचुएशन में बैठना होता है। मैं स्टेबल सिचुएशन में बैठूंगा, मेरा हाथ एकदम रिलैक्स होगा, मैं उसके ऊपर ऑक्सीमीटर लगाऊंगा और ऑक्सीमीटर लगा के 1 मिनट तक रहने दूंगा। पूरी 15-30 सेकंड के बाद जब वो स्टेबल होता है तब मैं नापूंगा, पहली बात। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि होम केयर में जी, होम केयर लिए क्या क्राइटेरिया बनाए गए हैं? जिनको माइल्ड डिसीज हैं, जिनको और कोई ज़्यादा रोग नहीं है, जिनकी रोग प्रतिकारकता अच्छी है, जिनको कि दी जाने वाली दवाई का उपयोग करके वो रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं को होम केयर करना चाहिए। बिल्कुल। अगर रैपिड और RT-PCR दोनों नेगेटिव आए तो क्या करना चाहिए? रैपिड और RT-PCR दोनों नेगेटिव है, फिर भी अगर मुझे खांसी है, बुखार है, मैं कोरोना संक्रमित होने की मेरी पॉसिबिलिटी है तो फिर मुझे CT स्कैन कराना चाहिए या तो मुझे दूसरे बार RT-PCR कराना चाहिए। CT स्कैन में अगर कोविड जैसे धब्बे मिलें और मेरे बाकी सब जो सिम्टम्स हैं वो कोविड से मिलते हैं तो मेरा डायग्नोसिस होगा कोविड लाइक सिंड्रोम। जब तक कि कोविड वायरस RT-PCR या रैपिड में नहीं मिला तब तक उसका कोविड डायग्नोसिस फाइनल नहीं होता है। हमारे जूते में अगर वायरस है तो क्या वो स्प्रेड कर सकते हैं या सैनिटाइज करने की जरूरत है जूते जी को? नहीं, वो पहले हम मानते थे, अभी वो नहीं हो रहा है तो उसको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। AC कितने टेम्परेचर पे हम चलाएं? हमारा श्वसन तंत्र जो है वो 28 डिग्री से नीचे जो हवा होती है वो सूखी होती है, उसकी वजह से अंदर सूखापन आता है। कोविड में भी फेफड़ों में अंदर सूखापन होता है। सूखेपन की वजह से अंदर चिपकाव ज्यादा हो जाता है, फेफड़े सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं AC यूज कर रहा हूं 28 डिग्री या तो उससे ऊपर टेम्परेचर रख रहा हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ग्लोव्स पहनना कितना योग्य है? ग्लोव्स अगर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ की कोरोना संक्रमित लोगों के छींके या तो उसके कफ में से निकलने वाली काफ़ी सारी जो ड्रॉपलेट्स है वो होने की संभावनाएं है, या तो कोई ऐसा कॉन्टामिनेटेड एरिया में जा रहे हैं तो ग्लोव्स पहनना जरूरी है, वरना ग्लोव्स खुद भी उन वायरस को अपने साथ रख सकता है और पूरे दिन ग्लोव्स पहनने से उसमें कोई फायदा नहीं होता है। अभी लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि नाक में नींबू के जो ड्रॉप्स है वो डाल देते हैं तो कोरोना मिट जाएगा, या कपूर वगैरह सूंघने अजवाइन सूंघने से मिट जाता है, या फिर काफी हद तक राहत होती है। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? कपूर और अजवाइन में ऐसे तत्व होता है कि जो कि हमारी श्वसन नली को खोलते हैं, तो हम श्वसन नली खोलने की वजह से अच्छी तरह से हवा ले पाते हैं, फील गुड फीलिंग आती है। बात रही नींबू, तो नींबू में एक एसिड होता है जिसका pH 2 से 3 तक, विच इज वेरी हाई एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों में अगर नींबू डाल दिया गया तो अंदर की चमड़ी उधेड़ लेता है और उसमें गया हुआ वायरस या बैक्टीरिया वहां पे इन्फेक्शन कर सकता है। नींबू या ऐसा कोई भी प्रयोग है उसको सोच समझ के करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है कि मैंने ये कर लिया तो मेरा काम चल जाएगा। अगर आप प्लेन से गिर रहे हैं तो आपको पैराशूट ही चाहिए होती है, उसमें किसी का या बोलते हैं ना कोई रुमाल ले लिया या कोई भी कपड़ा ले लिया और उससे कूद लिया तो हम गिरने की संभावना ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, CT स्कैन जहां होता है वहां क्रॉस इन्फेक्शन की भी काफी संभावनाएं होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब किसको करवाना चाहिए CT स्कैन? सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को कराना है जिनको कि कोई क्वालिफाइड ट्रेन्ड कोविड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर ने सलाह दी है। वहां जाने के टाइम भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। समस्या यह है मैं कोविड संक्रमित हूं, मैं CT स्कैन सेंटर चला जाता हूं,
मैं वहाँ खांसता हूँ, वहाँ पे कोविड के वायरस डालता हूँ और किसी और को भी मैं संक्रमित करता हूँ, तो उसका उपयोग सोच समझ के करें, उससे ही फायदा है। वरना आगे वाले 10 से 12 साल के अंदर बारी बारी सिटी स्कैन करने से क्ष किरण रेडिएशन की वजह से कैंसर होने की भी संभावना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पार्थिव मेहता।